आज सिटी रिपोर्टर में एक अजीबोगरीब कहानी है स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में 2016 में टेक्नीशियन भर्तियां हुई थी, जिसमें बहुत सी भर्तियां अवैध सुचारू रूप से जांच में नज़र आईं। एक ही नाम से कई जनपदों में और एक ही एड्रेस, एक ही पिता का नाम, एक ही माता का नाम, खुद भी एक ही नाम, वो नाम है अंकुर और अंकित। विभिन्न जनपदों में एक ही नाम की नियुक्तियां और लगातार उन नियुक्तियों में वेतन भी अर्जित किया गया। अकाउंट डिटेल्स स्वास्थ्य विभाग के पास है, जांच समिति बैठा दी गई है। इस वक्त हम लोग स्वास्थ्य निदेशालय के सामने हैं, अंदर गए, जिसमें रंजना खरे जो पैरामेडिकल्स डायरेक्टर हैं, फिर रतन पाल जो महानिदेशक हैं स्वास्थ्य विभाग, उनसे जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने कैमरे पे बोलने से इनकार कर दिया। कहा कि कुछ दिन और गुजर जाएं ताकि जांचों की सच्चाई और सामने आ जाए, तो खुल के प्रेस के सामने अपनी बात रखें। मगर हड़कंप मचा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में। एक एक पेपर्स, एक एक डिटेल्स की जांच हो रही है कि आखिरकार जो इतनी नियुक्तियां 2016 में बाकायदा हुई, इतनी धांधलियां पाई गईं, आखिरकार ये नेक्सस कौन है जो स्वास्थ्य विभाग में चलाता है। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सख्ती बताई है और सख्ती दिशा निर्देश दिए हैं सख्त कि जितनी भी सत्यापित एकेडमिक रिकॉर्ड हैं उनकी जांच हो। इसी तरह से हर विभाग में सत्यापित नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए। अभी हाल में तमाम कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग हो या दूसरे महकमे के हों, सबसे ये कहा गया कि जो पोर्टल है, वेबसाइट ऑथराइज, वहाँ पर अपनी एकेडमिक रिकॉर्ड, नियुक्तियों के सत्यापन, सब ज़्यादा कॉपियाँ डाली जाएं। मगर इस तरह की चूक जो स्वास्थ्य विभाग से हुई है, आखिरकार 2016 में नियुक्तियाँ हुई थी, तो इस गवर्नमेंट को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान क्यों नहीं कोई बात सामने आई, मगर बात जब सामने आई तो जांच हुई। आखिरकार कौन ऐसा है सीएमओ जो रिटायर्ड हो चुका है, ये कौन ऐसा नेक्सस चलाने वाला गिरोह है जो यहाँ से स्वास्थ्य विभाग बता रहा है कि रिटायर हो चुके हैं, नाम नहीं खोल रहे हैं, मगर जानकारी ज़रूर है। आम पब्लिक को बात पता होनी चाहिए कि आखिरकार ऐसे लोग कौन हैं जहाँ बेरोज़गारी इतनी अरूज पे है और ऐसे शख्स भी हैं जो एक एक नाम की 6-6 नियुक्तियाँ पाए हुए हैं और वेतन भी ले रहे हैं। आखिरकार इस तरह की धांधलियाँ कब तक चलेंगी? कैमरा में सुमित के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फैज़ान। दिल्ली की डीटीसी बसें जो दिल्ली के लिए एक लाइफलाइन का काम करती हैं, जिसमें रोज़ाना लाखों की संख्या में जो ट्रैवलर्स हैं वो सफ़र करते हैं और अपनी यात्रा को सुगम और सरल बनाते हैं। इसी बीच दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने ख़ास तौर से महिलाओं के लिए दिल्ली की डीटीसी बसों में फ्री राइड की जो उनको सुविधा थी वो प्रदान की थी। इसमें उन्हें पिंक टिकट की मदद से पूरे दिल्ली में वो कहीं भी यात्रा कर सकती थीं। और अब इसी एक कदम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की जो भाजपा सरकार है, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी फ्री बस राइड की सुविधा शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके लिए भी अब फ्री बस राइड की सुविधा दिल्ली में मौजूद होगी। अब वो दिल्ली में कहीं पर भी यात्रा कर सकती हैं। इसको लेकर के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ट्रांसजेंडर महिलाओं को और ख़ास तौर से जो ट्रांसजेंडर पुरुष भी हैं उनको भी एक सुविधा प्रदान करना और उन्हें सुरक्षा, इसके साथ ही उन्हें एक आज़ादी देना ताकि वो अपने सपनों की नई उड़ान को भी पूरा कर सकें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में अक्टूबर के महीने में जो है वो पिंक टिकट की भी जो अभी सुविधा है उसे भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा और सारा जो डीटीसी बसों में जो यात्रा का हिसाब किताब है वो सारा अब डिजिटल तरीके से किया जाएगा। इसको लेकर के उनकी तैयारियां जो है वो सशक्त हो गई हैं और भाई दूज के मौके पर इस नई योजना को भी लागू कर दिया जाएगा। इस पर जो विपक्ष है वो अब कहीं ना कहीं तंज कसता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि फ्री की रेवड़ी बांटने को लेकर के दिल्ली में चुनाव से पहले जो दिल्ली की जो भाजपा की सरकार थी वो आम आदमी पार्टी पर ताने मारा करती थी, उन्हें रेवड़ी की सरकार भी उन्होंने कहा था। पर अब दिल्ली वासियों के लिए वो खुद हमारी मॉडल पर काम कर रही हैं और खुद फ्री की सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं, जिसका हम फ़िलहाल सम्मान करते हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहेंगे कि दिव्यांगजनों के लिए भी ऐसी कोई सुविधा दिल्ली सरकार लागू करे। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मोहम्मद फैज़ान, दिल्ली।
नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। नौकरी अस्थायी हो या नहीं, ये सवाल लंबे समय से अस्थायी कर्मचारियों के मन में घूमता रहा है, लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी सालों तक सेवा दे रहा है तो सिर्फ इस वजह से उसे परमानेंट नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता कि पद स्वीकृत नहीं है। मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में काम कर रहे 22 मजदूरों के लिए हाई कोर्ट का ये फैसला उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। पिछले 22 साल से ये मजदूर चौकीदार, माली, रसोइया और पिंजरों की देखभाल जैसे जोखिम भरे काम कर रहे थे। इनके जिम्मे बाघों, शेरों और तेंदुओं को खाना खिलाना, दवाइयां देना और आग पर नियंत्रण जैसे खतरनाक कार्य भी शामिल थे। लेकिन इनकी स्थायी नौकरी का दावा औद्योगिक न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि उद्यान में कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं है। मजदूरों ने इस फैसले को चुनौती दी और आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस मिलिंद एन जाधव ने अपने आदेश में कहा कि निरंतर सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को स्थायी दर्जा देने से इनकार करना श्रमिकों के शोषण के बराबर है। ये न सिर्फ कल्याणकारी कानून के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक न्याय की मूल भावना पर भी प्रहार करता है। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि मजदूर अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए थे और उनके लिए स्वीकृत पद नहीं है। साथ ही 2012 के सरकारी प्रस्ताव के तहत बनाए गए 125 अतिरिक्त पद पहले भी भर चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने ये तक ठुकराते हुए साफ कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारियों से 5 साल से ज्यादा 240 दिन प्रतिवर्ष काम लिया है तो उन्हें अस्थायी करना ही होगा। हाई कोर्ट के इस फैसले ने न सिर्फ इन 22 मजदूरों को अस्थायी नौकरी का हक दिलाया है, बल्कि पूरे राज्य के उन हजारों अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी नई उम्मीद जगा दी है, जो वर्षों से नौकरी पक्की होने का इंतजार कर रहे हैं। हाई कोर्ट का ये फैसला उन तमाम कर्मचारियों के लिए एक नजीर साबित हो सकता है जो वर्षों तक काम करने के बावजूद अस्थायी पद पर टिके हुए हैं। सवाल अब यह है कि क्या सरकार इस आदेश के बाद अन्य अस्थायी कर्मचारियों की स्थानीयकरण प्रक्रिया जो है तेज करेंगी? ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ में इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। हम आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल है। इसी कड़ी में एनडीए गठबंधन में जो है सो बड़ी खलबली मच गई है। बड़ी खलबली उस समय मची जब जीतन राम मांझी ने एनडीए से डिमांड कर दिया, कहा कि हमें 20 सीट पर चुनाव लड़ना है बिहार विधानसभा का। यदि हमें 20 सीट नहीं दी जाती है तो इस बार हम निर्दलीय 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कहकर जीतन राम मांझी ने साफ का स्पष्ट कर दिया है। वहीं खलबली फिर तब मच गई एनडीए खेमा में जब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का बनाने का चेहरा साफ होने लगा, समर्थन करने लगे। और चिराग पासवान जी भी जो हैं सो 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अभी देखना यह है कि एनडीए अपने छोटे घटक दल को कितनी सीटें देती है और क्या उसकी डिमांड को पूरी करती है। वहीं महागठबंधन जो है सो अभी तक सीट शेयरिंग का मामला साफ नहीं हो पाया है। इस कड़ी में हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो है सो मुश्किल अब बढ़ गया है, क्योंकि दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना में एक गुड़िया कुमारी नाम की महिला जो है सो तेजस्वी यादव समेत राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर एफआईआर और उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज कराया है। पूरी बात हम आपको बता दें। पूरी बात इस प्रकार है कि उन्होंने, तेजस्वी यादव ने जब अपना माई बहन योजना लागू किया था तो 2500 रुपये उस पर देने का वादा किया था, जिसके तहत ये फॉर्म भराया जा रहा था और उस फॉर्म के भरने के बदले उस महिला से 200 रुपये की डिमांड की गई। ऐसा उन्होंने आवेदन दे करके सिंहवाड़ा थाना में तेजस्वी यादव और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर और उनके कई साथियों पर एफआईआर दर्ज कराया है। इसी कड़ी में हम बता दें कि बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा की भी मुश्किलें बढ़ गई है। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। एक यूट्यूबर
रंजीत सहनी के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज किया गया है और इसके लिए वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुँचे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने ये साफ कह दिया है कि यदि कानून और प्रशासन बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा को गिरफ्तार नहीं करती है तो कल दरभंगा का चक्का चक्का जाम होगा। अब देखिए किस तरह से जो है घटक दल जो है सीट शेयरिंग को लेकर के बात कर रहे हैं और किस तरह से अभी जो है राजनीतिक उथल पुथल बिहार में जारी है। वहीं हम आपको एक बड़ी खबर से अवगत करा दें। इस वक्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा में जो है सो बिहार के पूरे जीविका दीदी जो हैं सो हड़ताल पर जा रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है कि उनको ऋण माफ़ करने को लेकर के वो सभी हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि बिहार सरकार क्या उसकी मांग को पूरे करते हैं या नहीं करते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी तेजस्वी यादव को अल्टीमेट दिया है। कहा है कि सुधर जाओ वरना हम अभी कानूनन नोटिस तुमको ठोकेंगे, 3-4 नोटिस तुमको देंगे, उसके बाद तुम समझोगे। इस तरह की जो बयानबाजियां हैं अभी राजनीतिक परिवेश बिहार में देखने को मिल रही है। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ मैं रामनंदन साहू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए समस्तीपुर बिहार से। आप देख रहे हैं JK 24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि गरियाबंद जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री आवास की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि गरियाबंद जिले के जनपद पंचायत छूर अंतर्गत ग्राम पंचायत भरवा मुड़ा के ग्राम हीराबतर का यह मामला है, जहां 2017 में बिसाहू राम गुण को प्रधानमंत्री आवास आवंटन हुआ था और कागज में प्रधानमंत्री आवास का पूरा पैसा भी पेमेंट हो गया और आवास भी पूरा बना हुआ दिख रहा है। लेकिन पता चला कि बिसाहू राम के खाते में ना पैसा गया है और न ही उनका आवास बन पाया है। फिर 2017 से बिसाहू राम प्रशासन के पीछे दौड़ते रहे कि आखिर उनके नाम पर आवास जो आवंटन आया वह कहाँ है, उसे नहीं मिल पाया है। कई बार जांच भी हुई, जिसके बाद ये मामला प्रशासन और मीडिया के सामने आने के बाद आनन फानन में बिसाहू राम के खाते में 40,000 किस्त की राशि डाली गई। जो किनके द्वारा डाली गई है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं बिसाहू राम के ऊपर अब प्रशासन ये दबाव बना रहे हैं कि आप आवास जल्दी पूरा करो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जब बिसाहू राम से हमने मुलाकात किया, इस संबंध में पूछा, तो उनका कहना है कि अभी 2-3 महीना पहले 40,000 पैसा उनके खाते में जमा हुआ है और पंच सरपंचों के द्वारा बताया गया कि ये आपका आवास का पैसा है, आपको शुरू करना है। लेकिन पैसा किन के द्वारा डाला गया है ये उनको भी पता नहीं है। वास्तव में 2017 से अगर प्रधानमंत्री आवास आवंटन हुआ था, वो आवास कहाँ गया? लेकिन जब छुरा जनपद पंचायत की टीम जांच करने गई तो जो 2025-26 में आवास आवंटन उनके जो रिपोर्ट है उसमें दिखाया जा रहा है, जबकि 2025-26 में आवास आवंटन में बिसाहू राम का नाम ही नहीं है। आखिर इस प्रकार की जो सरकार की महत्वपूर्ण आवास योजना में पलीता लगाने वाले अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कार्रवाई होगी और आगे ये बिसाहू राम की आवास का जो मसला है कहां तक पहुंचेगा, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK 24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक अपने कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व आवास, जिसे शीश महल का नाम भाजपा वालों के द्वारा दिया गया, उस पर तंज कसते हुए कहा कि ये सफ़ेद हाथी जो हमारे गले पड़ चुका है, हमें समझ नहीं आ रहा है इसका क्या किया जाए।
यह जनता की गढ़ी कमाई दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसमें लगाया, इसकी साज सज्जा में, इसमें सामानों को एकत्रित करने में। लेकिन हम जल्द इसे लेकर कोई निर्णय लेंगे और इसका सारा पैसा जनता के राहत कोष में जाएगा। मतलब कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री जनता की गढ़ी कमाई उस शीश महल को बनवाने में लगा दिए थे, अब जल्द ही वह जनता के काम में आने वाली है। जनता के लिए उसके जो पैसे हैं जनता के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री लाना चाहती है। हम बता दें कि ये रिंग रोड पर बना यह दिल्ली का शीश महल, जिसे 2014 से 24 तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूज़ किया, और इस जब से ये शीश महल बनकर तैयार हुआ तब से यह विवादों के घेरे में रहा। दिल्ली कैग जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह शीश महल, जिसका पूरा लागत 33 करोड़ के लगभग बताई गई, लेकिन इस पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि शीश महल की पूरी लागत जो है वो 70 से 80 करोड़ के लगभग है और इसमें जनता की गाढ़ी कमाई लगाई गई है। मतलब दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री वह जनता के हक को मारकर अपने लिए शीश महल का निर्माण कर रहे थे। साथ ही इस पर पलटवार करते हुए विपक्ष आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह भाजपा वालों की चाल है, हमारे साफ सुथरे नेता की छवि को खराब करने का एक साजिश है। जब से ये सरकार दिल्ली में आई है लगता नहीं किसी की सरकार है। मुख्यमंत्री अपने कामों में बिजी हैं, वो गायब है, जनता की आवाज़ सुनने के लिए कभी आगे नहीं आती, वो देखने नहीं आती कि जनता कितने परेशान है, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, संभल में पहुंची एंटी करप्शन टीम ने हल्का लेखपाल को 12,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं, ये जो पूरा मामला है वो तहसील गुन्नौर क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले, आपको बता दें, मिर्जापुर के रहने वाले सुरेश यादव ने एंटी करप्शन टीम को लिखित में एक शिकायती पत्र दिया था कि पैमाइश करने के नाम पर जो हल्का लेखपाल हैं कृष्ण नंदन सक्सेना, वो पैमाइश करने के बदले 12,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। पहले तो एंटी करप्शन टीम ने इसकी पुष्टि की और पुष्टि के बाद टीम ने उनको बोला कि हम पहुंचेंगे और आप मौके पर पैसे देना, हम पकड़ लेंगे। ठीक वैसा ही हुआ जिस तरह से एंटी करप्शन ने अपना जाल बिछाया और उसी जाल में हल्का लेखपाल फंस गया। आपको बताएं, आज लगभग ये जो मामला है वो 12 बजे के आसपास का है और सुरेश यादव को एंटी करप्शन टीम ने 12,000 रुपये दिए, जिन नोटों पर पाउडर लगा होता है और उसका कोड भी वहाँ पर लिखा होता है। जैसे ही थाना धनारी के गेट पर सुरेश यादव ने बुलाकर हल्का लेखपाल कृष्णनंदन सक्सेना को 12,000 रुपये दिए, अपनी पहले से ही जिस तरह से तैयारी की थी उसी के साथ एंटी करप्शन टीम ने हल्का लेखपाल को रिश्वत लेते दबोच लिया। थाने में ले जाकर लेखपाल के हाथ धुलवाए गए तो लेखपाल के हाथ रंग गए। इसी को कहते हैं रंगे हाथ गिरफ्तार करना, क्योंकि नोटों पर जो पाउडर होता है पानी डालते ही उससे हाथ रंग जाते हैं। जैसे ही ये सूचना राजस्व विभाग में फैली कि हल्का लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया है, उसके बाद राजस्व विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। आपको बताएं, एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को गिरफ्तार करने की सूचना जनपद के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया को दी और कृष्ण कुमार एसपी को बताया गया। दोनों अधिकारियों ने एंटी करप्शन टीम की जमकर सराहना की और कहा कि लगातार लेखपाल की शिकायत आ रही थी और ये काम आपने अच्छा किया है। आपको बता दें, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और लेखपाल को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टरों में हूं धनराजगढ़ राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि आज देर रात देखिएगा कि उत्तराखंड यानी कि राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना हुई और जिसके बाद काफ़ी तबाही वहां पर देखने को मिली। और इस समय मैं मौजूद हूँ उसी जगह पर जहाँ पर ये तबाही हुई है सहस्त्रधारा में, और आप देख सकते हैं कि जो नदी का विकराल रूप है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बादल फटने के बाद जो जल प्रलय कहा जा सकता है कि जल प्रलय कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके की जल प्रलय आई है। और साथ ही आप देख भी सकते हैं कि जो मकान हैं वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसके साथ ही दुकानें यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कुदरत की जो मार है वो उत्तराखंड पर बरसती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले कि यदि हम बात करें 2013 की आपदा की, यदि हम बात करें तो उस 2013 की आपदा को कोई अभी तक नहीं भूला है। उसके बाद देखिएगा कि थराली की जो आपदा आई है उसका दुख अभी दूर भी नहीं हुआ था, और इसी तरीके से जो थराली की आपदा आई है उसका भी कहीं ना कहीं सभी को स्मरण है कि किस तरीके से वहाँ पर आपदा देखने को मिली थी और कई लोगों की इन आपदाओं में जान भी गई है। और मैं देखिएगा कि देर रात जो सहस्त्रधारा में बादल फटा है उससे कहीं ना कहीं बड़ी तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन गनीमत ये रही है कि किसी की भी जान का खतरा यानी कि किसी की भी जान यहाँ पर नहीं गई है और माल का नुकसान भी बहुत कम हुआ है। हालांकि माल का नुकसान ज़रूर यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम जो दुकानें थी वो टूटी हैं, कई दुकानें इस जल में समा गई हैं। और इसी तरीके से देखेगा कि लगातार जो इस तरह की घटना यहाँ पर हो रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो बादल फटने की घटना हुई है वो उत्तराखंड के अंदर हुई है। चाहे हम थराली की बात करें, धराली की बात करें या चमोली के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, तो कहीं ना कहीं बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर सबसे अधिक देखने को मिली है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण माना जाता है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उनका यही मानना है कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, विकास के नाम पर जो पहाड़ों को खोखला किया जाता है और नदियों के अंदर जो खनन किया जाता है, सिर्फ उसी का परिणाम है कि जो आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो खनन उत्तराखंड के अंदर होता है, क्योंकि खनन को लेकर कई बातें उठती आई हैं, तमाम मुद्दे खनन को लेकर उठते आए हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि किस तरीके का मंजर आज देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये परिणाम उसी का है कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे इस वक्त देहरादून में आई आपदा को लेकर के। देहरादून के ज़्यादातर हिस्से की अगर हम बात करें तो वहाँ पर देर रात जब बादल फटा तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो नदियों का जल स्तर है वो पूरी तरीके से बढ़ गया। बात करें देहरादून के टपकेश्वर मंदिर की, तो जहाँ पर मुख्य मंदिर है वहाँ पर भी जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुख्य मंदिर के अंदर तक पानी आ गया। साथ ही साथ बात करें आपके प्रेमनगर इलाके की, तो प्रेमनगर इलाके में जो विकासनगर से जाने वाली जो रोड है, जो विकासनगर को जाती है, उसके बीच में बना जो पुल है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से आने जाने के लिए जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया और लोगों के घरों में तक बाढ़ का पानी आ गया। सहस्त्रधारा की बात करें तो सहस्त्रधारा क्षेत्र की जो आपदाएं हैं वो सोशल मीडिया से लेकर नेशनल टीवी और तमाम मीडिया की सुर्खियां बटोरे हुए हैं, क्योंकि जो आपदा और जो त्रासदी वहां पर आई है उसको पूरा हिंदुस्तान इस वक्त देख रहा है। सहस्त्रधारा का जो मुख्य मार्केट है, सहस्त्रधारा एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पर देश और विदेश से लोग सहस्त्रधारा घूमने आते हैं। और इस वक्त सहस्त्रधारा के हाल ये हैं कि वहाँ पर जो मुख्य मार्केट है वहाँ पर तमाम होटल, दुकानें, रेस्टोरेंट, लोगों के घर पूरी तरीके से नदी में बह गए हैं। बात करें डोईवाला और जो हरिद्वार जाने वाली सड़क है, वहाँ पर भी बाढ़ की ये स्थिति है कि वहाँ पर जो नदी का जल स्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ पर हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो गया और तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पर लोगों की आवाजाही को रोकना पड़ा, जिससे कि किसी तरीके की कोई घटना ना हो। और फिलहाल जो जिला प्रशासन है वो नदी किनारे रह रहे लोगों को हटाने का काम कर रहा है, क्योंकि अभी भी बारिश का अलर्ट पूरे उत्तराखंड के अंदर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि धराली और अब देहरादून, जब ये आपदा का जो माहौल है या कहीं की जो आपदा का मंजर है वो
थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच जो सरकार और प्रशासन है वो लोगों की मदद किस तरीके से करती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ Jig24 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लंपी वायरस के आने से पशुओं में अब आनन फानन की स्थिति में पशुधन मंत्री की ओर से 11 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन पशुओं के लिए है, खासकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उड़कर जाने वाले पक्षियों को लेकर के अब प्रदेश सरकार सजग हो गई है। लंपी वायरस के आ जाने से सभी चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया है। विशेषकर जो पक्षी हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तय करते हैं, जिससे होने वाला फ्लू के लक्षण की तादाद बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए बिहार और बिहार के आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से लंपी वायरस की वजह से पशुओं में ये वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसको देखते हुए पशुधन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तकरीबन 11 जिलों में पक्षियों को लेकर के लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि पक्षियों को लेकर लॉकडाउन कैसे लगाया जाएगा। ये ज़रूर एक हैरत की बात है, लेकिन पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं और विशेषकर योगदान इसमें चिड़ियाघरों का रहता है, यानी कि जो ज़ू होते हैं उनका रहता है। इन चिड़ियाघरों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। खासकर जो मीट मछली मांस की दुकानें हैं उनको इन 11 जिलों में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सभी के सैंपलों को लेकर उन सैंपलों की जांच कराई जा रही है। इन जांच की रिपोर्ट तकरीबन 15 दिन में आएगी, जिसके बाद ही इन 11 जिलों का लॉकडाउन खोला जाएगा। विशेषकर इस लॉकडाउन को लेकर के कहा गया है कि किसी भी तरीके से जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो नॉनवेज से फ़िलहाल दूर रहें। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी चिड़ियाघर को नहीं खोला जाएगा। समय समय पर सैनिटाइजेशन की सुविधाएं दी जा रही हैं। इन एरियो से आने वाले मांस मछली के बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अन्य ज़िलों से इन एरियो में जाने वाली मांस मछली पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। किस तरीके से इस वायरस को रोका जा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश के पशुधन मंत्री ने इस बात को लेकर के अलर्ट भी किया है कि कोई भी पशु, कोई भी पक्षी जिसका आहार लोग सेवन करते हैं, फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए उसके सेवन पर रोक लगा दें। इन बिहार और बिहार के आसपास के इलाकों से आने वाले पशुओं के मांस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। खुले में बिक रहे मांस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। लंपी वायरस को लेकर के अस्पतालों में अलर्ट घोषित किया गया है। जो बर्ड फ्लू यानी कि जो बर्ड्स इलाज के दौरान इलाज कराते हैं, जिनके जो पशु कल्याण अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उन सबको भी विशेष तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि किसी भी कीमत पर इस लंपी वायरस को अन्य जिलों तक वायरस फैलने से रोका जाए। उसको लेकर के लगातार विभाग काम कर रहे हैं और अब विभागों ने इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, Jig24 न्यूज़ लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है, तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि लगातार कहीं ना कहीं सफ़ेद कमरों में बैठकर सफ़ेद झूठ बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री बोलते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि चाहे घटना गाजीपुर की हो या गोरखपुर में जिस तरह से व्यापारी की कुछ साल पहले वहां पर पुलिसकर्मियों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। कहने का साफ तौर से ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है भाजपा और योगी आदित्यनाथ पे, उससे एक बात साफ हो जाती है कि कई घटनाओं को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, घटनाओं का जिक्र किया, चाहे बात गाजीपुर की हो या गोरखपुर की हो। जिस तरह से पशु तस्करों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, ऐसे में वहां स्थानीय जो लोग हैं वो भी काफ़ी आक्रोशित हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कहा कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, उससे एक बात साफ हो जाता है कि झूठ बोलकर बीजेपी सिर्फ शासन चलाती है। वास्तविकता ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी हैं, उससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो कानूनी पकड़ है वो ढीली जरूर है।
कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ।